हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 161 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 162 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा वैसे यूपीएससी कभी नहीं पूछती है आपसे। तो कोशिश किया करें कि यूपीएससी की मौलिकता पर आधारित ही प्रश्न लिखा करें, क्योंकि सरल लिखेंगे तो फिर वही बात है ना कि गांव की गली में या घर की गली में अगर आप क्रिकेट खेलेंगे और फिर आपका पर्थ में मुकाबला होगा तो वहाँ बॉल को आप फेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर। खैर, आपने लिखा है, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 19 वन चा व अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का मूल अधिकार शुरुआत से ही काफ़ी विवादास्पद होने के कारण अंततः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मूल अधिकारों के भाग 3 से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, देखो ये बात रिपीट हो रही, ठीक है, तो या तो ऊपर वाली लाइन ना लिखो या तो नीचे वाली लाइन ना लिखो। भाग 12 में नए अनुच्छेद, अब देखो इतने भाग आपको याद नहीं होंगे वहाँ पे कि किस भाग में इसे डाला गया है। आर्टिकल बस पता है, यही बहुत बड़ी बात है, के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। विधिक अधिकार बन जाने के तहत अब संपत्ति के अधिकार को संसद द्वारा सामान्य कानूनी की तरह बदला जा सकता है। इसके उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, बस इतना ही लिखा आपने। देखिए, थोड़ा इसको और विश्लेषण कीजिए, इसको करंट से कई सारी घटनाओं से ऐड कीजिए। साथ ही इसमें संपत्ति के अधिकार के अधिनियम में 2005 के जो प्रोविजंस आए, जिसमें महिलाओं को भी या बेटियों को भी अधिकार की प्राप्ति हुई, इन सारे पॉइंट्स को ऐड करिए। साथ ही अभी हालिया कई सारे डिसीजंस, उनके बारे में आप बताइए। क्लियर। तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी सिक्किम के महाराज को लेकर एक इशू चल रहा था। क्लियर। अभी उत्तराखंड में एक इशू चल रहा था भूमि को लेकर। तो आप इन सारे जब एग्जाम्पल को डालेंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी मौलिक हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक तरीके से जो संपत्ति के अधिकार के प्रोविजंस हैं उन्हीं को ही आपने 2 बार बता दिया। ये वास्तव में इस वाले पैरा की लाइन इसी में आ जाएगी कि आर्टिकल 31 में किस तरीके से था और उसे हटा दिया गया, फिर कहाँ पे लाया गया। क्लियर। तो इसको थोड़ा और अच्छे से विश्लेषित कीजिए। हम इस पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। देखो, ऐसे टॉपिक पे हम अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक एक पन्ने वाले टॉपिक नहीं है कि एक पन्ने में हम इनको समझ के और इनको लिख दें। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक हैं और डिबेटेबल टॉपिक को आप एडिटोरियल्स को पढ़कर ही कवर कर सकते हो। और केवल एक एडिटोरियल से काम नहीं चलेगा, आपको लगभग 30 से 40 एडिटोरियल आपने कंपाइल किए हैं अगर उसी विषय से, तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम आपको ये सारी चीज़ें 30 जून से ही बताएंगे। अभी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा विश्लेषण इसमें नहीं कर सकते। क्लियर। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि आपको इसको कैसे नहीं लिखना है और कौन से नए पॉइंट इसमें ऐड करने हैं। और वास्तव में ऐसे प्रश्न की प्रकृति यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने सरल से सरल प्रश्नों को मत लिखें। प्रश्नों की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए प्रश्न को देखिए मत लिखा करें। प्रश्न को इसलिए लिखा करें ताकि आपकी उस विषय के प्रति एक गहन समझ बने, आपके अंदर डायमेंशन आए। क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में आपको इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। और बाकी गहन अध्ययन के लिए आप 30 जून तक इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।